नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के पिछले वीडियो में हमने संघ की विधायिका के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में संघ की न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। न्यायपालिका। समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायालय में शक्ति का विभाजन नहीं होता है, जिसमें शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय एवं उसके अधीन उच्च न्यायालय हैं और एक उच्च न्यायालय के अधीन कई अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के संघीय न्यायपालिका का ही प्रतिरूप है। सबसे पहले अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 124(1) के अनुसार मूल संविधान के समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश थे। परंतु जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, संसद ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की, जो कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा अभी सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली में स्थित है, उसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसका वर्णन अनुच्छेद 124(2) में किया गया है। इसमें यह बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर ही की जाती है, जिसमें कि कॉलेजियम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें चीफ जस्टिस के साथ 4 अन्य न्यायाधीश द्वारा यह तय किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता का वर्णन अनुच्छेद 124(3) में किया गया। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, न्यूनतम 5 वर्षों तक हाईकोर्ट में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या फिर न्यूनतम 10 वर्षों तक हाईकोर्ट में उसने वकालत की हो। और तीसरा, राष्ट्रपति की दृष्टि में वह विधिवेत्ता हो, यानी कि विधि का जानकार हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा भी शपथ ग्रहण करवाया जा सकता है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल, इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है और न्यूनतम आयु की कोई चर्चा नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, इसके लिए संसद में लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, जिस प्रस्ताव को प्रार्थना कहा जाता है। लोकसभा में 100 सदस्य या राज्यसभा में 50 सदस्यों के प्रस्ताव पर सहमति होना अनिवार्य होता है। उसके बाद ही प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव के पारित होने पर कमेटी गठित होती है और अपराध कदाचार साबित होने पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद उन्हें पद से हटा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस को 2,80,000 रुपये प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। एक टर्म होता है तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जस्टिस, जिसका वर्णन अनुच्छेद 127 में किया गया है। यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति न हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अर्थात संक्षेप में कहें
तो गण पूर्ति को पूरा करने में यदि सदस्यों की संख्या में कमी होती है तो हाई कोर्ट से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बुलाया जाता है, जिसे कि एड हॉक जस्टिस कहा जाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 128 में सुप्रीम कोर्ट की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का वर्णन भी किया गया है। अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से उपस्थिति के लिए अनुरोध कर सकता है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन भी किया गया है। अनुच्छेद 126 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। जिस प्रकार कार्यकारी राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद आकस्मिक रूप से खाली हो जाए किसी भी परिस्थिति में, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या फिर वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या फिर मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो। ऐसे में राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। यहाँ एक नोटेबल पॉइंट है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे PN भगवती। अब आइए सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक शक्तियां और क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें से पहला है मूल अधिकारिता। इसका वर्णन अनुच्छेद 131 में किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत रीट अधिकारिता, जिसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रीट जारी कर सकते हैं, जिनमें से 5 प्रकार के रीट होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षालेख और उत्प्रेषण। अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इन विषयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में एक अभिलेख के रूप में पेश किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की एक और शक्ति है अपीलीय न्यायालय, जिसका वर्णन अनुच्छेद 132, 133, 134 और 136 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, जो कि अनुच्छेद 137 में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके और यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास सलाहकारी अधिकार भी होता है, जो कि अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। न्यायालय के दिए गए परामर्श को स्वीकार करना या ना करना उसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। इसके अलावा अन्य शक्तियों में सर्वोच्च न्यायालय संविधान संरक्षक का कार्य करता है। यदि कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका अपने दायित्वों का निर्वहन संविधान में लिखित प्रावधानों के अनुसार नहीं करते हैं तो उच्चतम न्यायालय उन कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय को भारत के सभी न्यायालयों का निरीक्षण करने एवं उसके कुशल प्रबंधन के लिए नियम बनाने का भी अधिकार होता है। उच्चतम न्यायालय सभी न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों से सहायता ले सकता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय लंबित मामलों को अपने पास मंगवाकर उसका निपटारा कर सकता है या एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित भी कर सकता है। तो ये थे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।